ये जो जीके श्रृंखला चल रही है, इसमें कल आपने जो वीडियो देखा था वो मनरेगा का देखा था, और आज जो वीडियो आप देखने जा रहे हो वो मिड डे मील का है। तो आज हम जो योजना समझेंगे वो मिड डे मील, मिड डे मील योजना। मिड डे मील का मतलब मिड डे मील, इसका मतलब ये है, अगर इसकी जगह एमडीएम भी लिखा हो मिड डे मील, तो आप इन दोनों योजनाओं को एक ही समझना। ये एमडीएम भी पूछ देते हैं कभी कभार लिख के। तो मिड डे मील योजना आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमें पढ़ना कैसे। जैसे कि आप हर योजना पढ़ रहे हो, सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में समझेंगे, फिर क्रियान्वित कैसे हो रही, तो क्रियान्वित कैसे हो रही है, और फिर इसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य देख लेंगे कि वर्तमान में और प्लस भविष्य इसका क्या है, तो भविष्य। तो हमारा जो लेक्चर होगा इसी आधार पर ये चलेगा, जिसको कहते हैं मिड डे मील। तो हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो मिड डे मील योजना पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप बात को समझिए कि मिड डे मील योजना का मतलब क्या है। मध्याह्न भोजन योजना। तो मध्याह्न भोजन योजना मतलब दोपहर का खाना, भोजन योजना। क्या लक्ष्य था जब आया, तो लक्ष्य ये था कि हमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, तो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को दोपहर में स्कूल में खाना उपलब्ध करवाना है। तो योजना का लक्ष्य ये था कि हमें कक्षा 1 से 5 तक के जो सरकारी जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में हमें दोपहर में खाना उपलब्ध करवाना था। तो मुख्य रूप से जो कहा जाए कि मिड डे मील योजना का उद्देश्य यही था। क्यों उपलब्ध करवाना था? उपलब्ध इसलिए करवाना था क्योंकि योजना के अनुसार जो बच्चे जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है, गरीबी आदि के कारण या किसी अन्य कारण के कारण, वो यहाँ पर खाना खाएं, जिससे उनका समुचित विकास हो और उनका मन पढ़ाई में लगे। तो मोटी बात थी कि योजना शुरू इसके लिए की गई थी। अब यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर समझ लीजिए कि इस योजना शुरू क्यों हुई थी। तो आप याद रखिएगा कि भारत हम बोल रहे हैं साथ में, द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ये क्या है? ये एक संधि। कैसी संधि है? तो एक मानव अधिकार की संधि है। कैसी संधि है? मानव अधिकार की संधि। किसके मानव अधिकार के? तो बच्चों के मानव अधिकार के। क्या क्या है इसमें? तो बच्चों का सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, हर प्रकार के अधिकारों की रक्षा करती है। तो उसी में भी एक शब्द है स्वास्थ्य, तो उसकी भी रक्षा करती है। क्योंकि भारत इस संधि का सदस्य है, क्योंकि भारत इस संधि को हस्ताक्षर कर रखा है। तो इस संधि को ध्यान में रखकर और वर्तमान की उस वक्त जो था उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम था मिड डे मील। जहां मिड डे मील है हम एमडीएम लिख रहे हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा मिड डे मील की बात। तो 15 अगस्त 1995 को भारत सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम था मिड डे मील। फिर हम समझा देते हैं हमने आपको अब तक क्या समझाया है। मिड डे मील योजना आप पढ़ रहे हो। मध्याह्न भोजन योजना, सरकारी विद्यालयों में दोपहर में स्कूल में ही खाना उपलब्ध करवाना था। चूंकि योजना जो शुरू हुई थी तो कक्षा 1 से 5 ही तक की योजना थी, इसीलिए हमने सिर्फ कक्षा 1 से 5 अभी लिखा हुआ है। क्रियान्वित कैसे होती है और योजना का भविष्य क्या है, अब हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद हमने इस संधि का नाम लिखा हुआ है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। संधि कैसी है? मानव अधिकार से संबंधित संधि है, जो बच्चों के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक,
स्वास्थ्य आदि सभी अधिकारों को सुरक्षित करती है। भारत इस संधि का सदस्य है। इसको ध्यान में रखकर और उस वक्त के वर्तमान को देखकर भारत सरकार ने एक योजना शुरू की थी 15 अगस्त 1995 को, जिसको हम कहते हैं मिड डे मील। तो ये तो बात हो गई प्रारंभिक दौर पर कि मिड डे मील योजना शुरू क्यों हुई थी और कब शुरू हुई थी। अब यहाँ प्रश्न है कि शुरू कैसे हुई थी, क्रियान्वित कैसे हुई थी। तो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पहले से शामिल किया गया था। इसी को कहते हैं प्राइमरी। तो प्राइमरी बच्चे कहते हैं इसी को हम प्राइमरी कहते हैं। तो कक्षा 1 से 5 तक इसमें शुरू किया गया था। आगे चलकर शुरुआत में जब शुरू की गई तो 2000 ब्लॉक में शुरू की गई। 2000 ब्लॉकों में ये योजना शुरू की गई। तो 2000 ब्लॉकों में ये योजना शुरू की गई प्रारंभ में, मतलब कि 15 अगस्त 1995 को। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1 अक्टूबर और 2007 को इसमें अपर प्राइमरी भी शामिल कर लिया। तो अपर प्राइमरी भी शामिल कर लिया, मतलब कि कक्षा से 6 से 8 तक को भी शामिल कर लिया। तो इसी को कहते हैं अपर प्राइमरी। 15 अगस्त 1995 को जब योजना शुरू हुई थी तो योजना क्या थी? योजना में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की तक के बच्चों की थी। उसके बाद अक्टूबर 2007 से इसमें अपर प्राइमरी को भी शामिल कर लिया गया। यह चीज आपको ध्यान रखना है। अपर प्राइमरी कब शामिल हुई? तो 1 अक्टूबर 2007 से इसमें अपर प्राइमरी को भी शामिल कर लिया गया। बात आपको क्लियर है यहाँ तक? तो कुल मिला के अब जो मिड डे मील चल रहा है वो कक्षा 1 से 8 तक चल रहा है और लगभग भारत में सभी क्षेत्रों में चल रहा है। कुछ क्षेत्रों जो भी बाकी हैं उसके अतिरिक्त लगभग सभी क्षेत्रों में आपको मिड डे मील या मध्याह्न भोजन योजना चल रही है। कब शुरू हुई? 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई। किस मंत्रालय के अधीन है? तो मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन है। मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन है। तो मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन है। चूंकि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, तो शिक्षा मंत्रालय भी आपको ऑब्लिक में याद रखना है कि किस मंत्रालय की योजना है। तो शिक्षा मंत्रालय की योजना है। किस मंत्रालय की योजना है? तो शिक्षा मंत्रालय की योजना है। क्यों? क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर इन्होंने शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो कुल मिलाकर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। वो अब ओवरऑल ये योजना 1 से 8 तक, मतलब कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों बच्चों को दोपहर में खाना उपलब्ध कराने से संबंधित हो गई है और थी भी। शुरुआत में इसमें कच्चा जो है अनाज ये लोग प्रोवाइड कराते थे। तो कच्चा अनाज प्रोवाइड कराते थे शुरुआत में। शुरुआत का मतलब कब है? 15 अगस्त 1995 ये शुरुआत है। शुरुआत का मतलब है तो 15 अगस्त 1995 मतलब शुरुआत का मतलब है। इसके बाद तो कच्चा अनाज उपलब्ध कराना। 2004 से सितंबर 2004 से इन्होंने इसी में गर्म पका हुआ खाना मेन्यू सहित जो आप जाएंगे स्कूल में तो पीले रंग का जो कवर होता है उसमें ऊपर मेन्यू लिखा होता है, मेन्यू सहित। और साथ में रसोईया, क्योंकि स्कूल से अटैच में होगा वो रसोई घर, उसी में वो खाना बनाता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल है, और साथ में इनको दोपहर में परोसा जाता है। तो ये सब कार्यक्रम जो है पका हुआ खाना जो मेन्यू सहित है वो सब 2004 में अटैच किया गया। इससे पहले कच्चा अनाज स्कूलों में प्रोवाइड करा दिया जाता था। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। कौन मंत्रालय है, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। 1 से 5 तक में शुरू हुई और फिर आगे चलकर अपर प्राइमरी में शामिल कर लिया। अब यहाँ प्रश्न ये है, तो ये तो हो गई एक चरण की बात। अब यहाँ प्रश्न ये है कि जो प्रोवाइड करा रहे हैं खाना बच्चों को, उसमें आपको कुछ चीजें समझनी है, तो वो आपको हम समझाते हैं। देखिए बच्चों, आपको एक चीज समझनी है कि जो खाना प्रोवाइड होगा वो कैसे होगा। देखिए जैसे एक स्कूल बना लीजिए, इसी के पड़ोस में एक रसोई बना लीजिए, तो यहां पर खाना बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? खाना बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? खाना बनेगा। यहां पर खाना बनेगा और इस खाने में जो जो गाइडलाइन होगी, इसकी जो गाइडलाइन होगी उस गाइडलाइन को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही अब क्या कराया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। क्या क्या गाइडलाइन इससे पहले मानव संसाधन कराता था,
अब चूंकि मानव संसाधन की जगह नाम आ गया है शिक्षा मंत्रालय, तो अब कौन कराएगा? शिक्षा मंत्रालय कराएगा। क्या क्या गाइडलाइन है? गाइडलाइन को आप खाली सुन लीजिए, अगर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। एक गाइडलाइन है कि जो रसोई घर बनेगा जहां पर बच्चों को खाना बनाया जाएगा, स्कूल से अटैच में होगा, क्लास में ही, पड़ोस में नहीं होगा, जिससे कि बच्चों का ध्यान पढ़ाई में ही रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो खाना यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, एफसीआई के गोदामों से खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो आपको हमने पढ़ाया था, जिनके पास नहीं है लेक्चर वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसी के अंतर्गत जब ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया तो मिड डे मील योजना को उसी के अंतर्गत खाना जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो एफसीआई के गोदामों से यहाँ पर आएगा, जब यहाँ पर आएगा तो उसको सही कंटेनर में रखना, सही कंटेनर में रखने के साथ अनाज जो हो वो उसमें उर्वरक या पेस्टिसाइड से मुक्त अनाज यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सब गाइडलाइन है जो चल रही है, जो कि गाइडलाइन आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन है। तो कहने का मतलब है पहली तो ये हो गई। दूसरी चीज है जो खाना रखा जाएगा, रसोईया जैसे रखा गया, तो उस रसोईया को जो है मतलब रखने वक्त, खाना को रखते वक्त आपको कंटेनर को अच्छी तरीके से साफ करना, बच्चों को खाना परोसने के बाद उनको सारे बर्तनों को साफ कर पुनः उसी स्थान पर रख देना। जो गैस चूल्हे आदि होंगे उनको सुरक्षित स्थानों पर रखना, जिससे कि स्कूल में किसी प्रकार का आग का खतरा आदि ना हो। ये सारी की सारी गाइडलाइन आपको मानव संसाधन मंत्रालय उपलब्ध करवाता था इस योजना के अंतर्गत, और अब शिक्षा मंत्रालय, जो कि नाम बदल गया है, तो शिक्षा मंत्रालय उपलब्ध करवाता है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि जो खाना आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है खाना, उसमें क्या है, तो उसका चार्ट आप समझ लीजिए। जो बच्चों को खाना प्रोवाइड कराया जाता है उस चार्ट से आप समझ लीजिए। देखिए बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें चूंकि दो कैटेगरी है, 1 से 5 कक्षा 1 से 5, तो कक्षा 1 से 5, और दूसरी कैटेगरी है कक्षा 6 से 8, तो दूसरी कैटेगरी है कक्षा 6 से 8। ये दो कैटेगरी है, एक है कक्षा 1 से 5 और दूसरी कैटेगरी है कक्षा 6 से 8। अब आप समझिए, जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो प्रत्येक बच्चे को जब भी खाना प्रोवाइड कराया जाएगा, हर दिन की हम बात बता रहे हैं, हर दिन की हम डाइट बता रहे हैं आपको, हर दिन का जो आहार है वो बताए जा रहे हैं, आहार जो दिया जाता है उसको, उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। कक्षा 1 से 5 तक जो भी बच्चे का आहार होगा, उस आहार में 450 कैलोरी ऊर्जा का आहार होगा, और साथ में 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। तो 8 से 12 का 12 ग्राम प्रोटीन और 450 कैलोरी 1 से 5 तक के बच्चों के आहार में होनी चाहिए। इसी के संदर्भ में यहाँ 700 कैलोरी, 6 से 8 तक में 700 कैलोरी, और यहाँ पर 20 ग्राम प्रोटीन। 20 ग्राम क्या मिलेगा? प्रोटीन। तो ये है प्रोटीन जो आप लिख रहे हैं, ये प्रोटीन है, जो ये समझ रहे हैं या सुन रहे हैं, ये सब प्रोटीन है। तो मतलब कि हर बच्चे के जो आहार है 1 से 5 तक में 450 जो है होगा कैलोरी, और साथ में 12 ग्राम प्रोटीन, और इधर 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन ये उपलब्ध करवाया जाएगा खाने में, प्रत्येक दिन के खाने में। तो ये तो बात हो गई कैलोरी, ऊर्जा और प्रोटीन की। इसके अतिरिक्त किस मात्रा में कौन खाना उपलब्ध करवाया जाएगा, तो कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। जैसे कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आ सकता है क्वेश्चन, याद रखना। तो बात आपको क्लियर है, कितना प्रोटीन कितनी कैलोरी, ये बात आपको क्लियर है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जो आप मेन्यू बनाएंगे उस मेन्यू में क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, जरा उसका चित्र बना लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं। देखिए, इस चित्र को बनाने में आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। जैसे कि आप समझिए, ये हमने एक बना लिया, इसमें हमने लिख लिया गेहूं चावल, जो खाने में उपलब्ध होगा, गेहूं चावल लिख लिया, गेहूं या चावल जो भी मेन्यू के हिसाब से। यहां पर हमने आपको लिख लिया दाल, यहां पर लिख लिया सब्जी, यहां पर लिख लिया तेल, तो तेल या वसा। प्रत्येक दिन के आहार में मैं बता रहा हूं, ये हर दिन के आहार की बात में चल रही है। यहाँ पर दो कैटेगरी बनेगी, कक्षा 1 से 5 तक की बनेगी, कक्षा 1 से 5 तक की बनेगी, और दूसरी कैटेगरी कक्षा 6 से 8 तक की बनेगी। तो दो कैटेगरी हो गई। अब हर दिन के आहार में क्या क्या चीजें जरूरी है एक थाली में, समझिए। यहां पर 100 ग्राम
गेहूं या चावल होना चाहिए, चाहे रोटी आदि में पका हुआ। यहाँ पर जो मात्रा होगी वो उठ के 150 ग्राम पहुंच जाएगी 6 से 8 तक में। मतलब हर दिन की एक खुराक में 100 ग्राम गेहूं या चावल होना चाहिए और 150 ग्राम 6 से 8 तक का होना चाहिए। दाल यहाँ 20 ग्राम दाल एक के आहार में, नीचे 30 ग्राम दाल एक के आहार में होनी चाहिए 6 से 8 तक में। इसके अलावा सब्जी 50 ग्राम के करीब सब्जी ऊपर, 75 ग्राम के सब्जी नीचे होनी चाहिए आहार में। ऊपर 5 ग्राम तेल, ऊपर 5 ग्राम तेल, तो 5 ग्राम तेल या वसा हो और नीचे 7.5 ग्राम तेल या वसा हो। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हम आपको पूरी थाली बनाए दे रहे हैं एक बच्चे की, कि एक थाली में उसको गेहूं या चावल अगर 1 से 5 तक में हो तो इतना होना चाहिए। इससे पहले जो आप 450 और 12 ग्राम प्रोटीन समझे वो ऊर्जा और प्रोटीन का था, और ये किसका है, ये मात्रा का है। ये किसका है, ये मात्रा का है। ये किसका है, ये मात्रा का है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। मिड डे मील में, मिड डे मील योजना आपको ये आप याद रखिएगा। इसको हटा देते हैं। देखिए, अगर हम मिड डे मील योजना को अन्य संदर्भ में समझें, तो मिड डे मील जो योजना को अन्य संदर्भ में समझें, तो इस योजना का 60% और 40% रेशियो में है योजना। 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। तो राज्य सरकार देगी 40% हिस्सा। इससे पहले जो आपने पिछला वीडियो पढ़ा था मनरेगा का, जिसको ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाता है, मनरेगा को ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाता है, और इसको केंद्र सरकार, उसमें कितना था 90-10, इसमें कितना है 60 और 40। जिन लोगों ने वीडियो ये वाला देख रहे हैं, पिछला नहीं देखा है, वो जाके प्लेलिस्ट में पिछला वीडियो जरूर देख लें। तो कहने का मतलब यह है, केंद्र सरकार 60 और राज्य सरकार 40 के अनुपात में पैसा लगाती है, कि 60 और 40 के अंतर्गत पैसा लगाती है। मिड डे मील में किन किन मद में केंद्र सरकार पैसा देती है, तो जो अनाज आता है बच्चों को वो केंद्र सरकार प्रोवाइड कराएगी। इसके अलावा जो वित्त पोषण होगा वो केंद्र सरकार प्रोवाइड कराएगी। तो अनाज और वित्त पोषण केंद्र सरकार प्रोवाइड कराएगी। राज्य सरकारों का क्या काम है, राज्य सरकारें क्या क्या कराएंगी, तो राज्य सरकारें जैसे परिवहन हो गया, जैसे सुविधाएं हो गई जो इस योजना के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि श्रम हो गया, तो ये इनकी लागत या इन मद पर खर्चा राज्य करती है, इस मद पर खर्चा केंद्र करती है। ओवरऑल खर्चा 60 और 40 में बढ़ता है। ओवरऑल खर्चा 60 और 40 में बढ़ता है। यह चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। किस मद पर केंद्र सरकार, तो अनाज और वित्त पोषण पर। किस मद पर राज्य सरकार, तो परिवहन सुविधाएं और श्रम पर केंद्र राज्य सरकार। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप एक चीज समझ लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आपको एक चीज समझना है कि जो खाना बनाते हैं उनका समझ लीजिए। तो जो खाना बनाते हैं मतलब रसोइया, तो रसोइया लिख लेते हैं। आपको समझ में, हर रसोइये का वेतन हर राज्य में अलग अलग है। जैसे यूपी की बात ले लेते हैं, तो 1500 रुपए आया मेन वेतन, और एक इन्होंने पेंशन योजना दे रहे हैं 3000 रुपए की। कौन सी योजना, तो श्रम योगी पेंशन योजना के तहत इसको 3000 मिल जाते हैं। तो लगभग 4500 वेतन इसको मिल जाता है। वैसे योजना के अंतर्गत तो इसको 1500 रुपया वेतन मिल रहा है, इसको 1500 रुपया ही वेतन मिल रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये रसोइया का वेतन है जो मिल रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न आपको एक चीज और है, गाइडलाइन ये भी कहती है जब खाना बन के तैयार हो जाए तो 2 या 3 लोग उसको पहले चेक कर लें। उन 2 या 3 लोगों में से एक टीचर का होना आवश्यक है, जो खाने को पहले देख ले कि खाना सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है। हमने आपको पहले बताया, योजना में शुरुआत में कच्चा अनाज दिया जाता था, और 2004 से सितंबर 2004 से इन्होंने पका हुआ गर्म खाना देना शुरू कर दिया। 2004 से ये भी आदेश दिया गया मिड डे मील में बदलाव करके, संशोधन कर कि गर्मियों की छुट्टियों में, जो गर्मी की छुट्टी होती थी उसमें विद्यालय बंद हो जाते थे। जब विद्यालय बंद हो जाते थे तो खाना कहाँ बनेगा। तो ऐसी अवस्था में अगर 2004 से कहा गया, अगर वो क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है, आपका स्कूल या किसी का स्कूल अगर सूखा प्रभावित क्षेत्र में है, तो 2004 से गर्मी की छुट्टियों में भी उनको पका हुआ भोजन दोपहर में मिलता है।
गर्मियों की छुट्टियों में भी उनको पका हुआ भोजन दोपहर में मिलता है, अगर उनका सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना। ये आदेश दिया गया था 2004 से, ये आदेश दिया गया था 2004 से, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये जो बनाया हमने क्रम, ये बनाया उनका जो वेतन जो खाना बनाएगा, और ये तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब हम कर लेते हैं मूल बात, लेक्चर के लास्ट में कर लेते हैं मूल बात कि मिड डे मील योजना के लाभ क्या है और हानि क्या है। तो ये आप चाहें तो लिस्ट बना के लाभ हानि 2-3 पॉइंट लिख लीजिएगा। क्यों लिख लीजिएगा? आने वाले समय में अगर आपका प्री का पेपर है या फिर आपका वनडे एग्जाम है, जैसे लेखपाल आदि हो गया, आपका वनडे एग्जाम हो गया, इसके अतिरिक्त अभी आरओ का और प्री का पीसीएस का, तो आपको पॉइंटों में चीजें याद रख लेनी है, जिससे कि आप लगभग 3 से 4 पेपरों की एक साथ तैयारी कर लो। तो अगली जो आपकी हेडिंग है वो लाभ और हानि है। हम भी बना लेते हैं हेडिंग, हम भी आपकी हेडिंग बना लेते हैं, हम भी आपकी हेडिंग बना लेते हैं लाभ और हानि का। देखिए लाभ और हानि की हेडिंग बना लो। देखिए लाभ क्या है, हानि तो वास्तव में कोई है नहीं इस योजना की, मगर हानियों में आपको क्या लिखना है, नकारात्मक चीजें, जैसे जो भ्रष्टाचार हो जाता है, या आए दिन आप पेपरों में पढ़ते हो कि मिड डे मील खाने में छिपकली निकली, या मिड डे मील खाने में बच्चों को सही से आहार नहीं दिया गया। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो ऑब्जर्व करने के लिए, बाकायदा मिड डे मील में ऑब्जर्व करने के लिए आप जरा देखें, तो मिड डे मील में ऑब्जर्व करने के लिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर स्थानीय स्तर पर कमेटी बनती है। इसके अतिरिक्त संयुक्त कमेटी भी होती है, संयुक्त समिति भी होती है, संयुक्त कमेटी भी बनाई जाती है, जो कि पूरी योजना का देखती है, ऑब्जर्वेशन करती है। उसके बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती हैं, कभी कभी बहुत ही भयंकर रूप में आ जाती हैं, तो इन कमियों को लगातार सुधारने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर लाभ क्या है, तो पहला तो लाभ ये हो गया सीधा सा कि नामांकन बढ़ेंगे, एकदम बढ़ेंगे, नामांकन बढ़ेंगे, लोग खाने की वजह से ही आएंगे। चलो दूसरी चीज, अब नामांकन तो बढ़ गए, उसके बाद बच्चों के शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा। जब बैठेंगे शिक्षा पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा बच्चों की। अगली चीज, समतावादी मूल्यों का विकास होगा। तो समतावादी मूल्य मतलब समझते हैं आप? समतावादी मूल्य का मतलब कि एक जो अवरोध है जाति वर्ग का, कि छोटी जाति बड़ी जाति कुछ नहीं, सब बच्चे लाइन में बैठते हैं, सब लोगों को एक साथ खाना परोसा जाता है। तो इससे क्या होगा, इन बच्चों में समतावादी मूल्यों का विकास होगा, क्योंकि इनकी आदत है साथ में खाने की, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। तो जो कुछ असमानताएं हैं उन पर ये बहुत जबरदस्त प्रहार होगा, जो कि अच्छा है समाज के लिए। तो कहते हैं समतावादी मूल्यों का क्या होगा, विकास होगा। तो समतावादी मूल्यों का विकास होगा। तो इस तरीके से मिड डे मील योजना के आपको कई लाभ हैं। आज जैसे हमने 1-2 पॉइंट बताए हैं जिससे कि आपको एक आइडिया रहे कि इसके क्या लाभ है। तो आप बता दें कि नामांकन में वृद्धि होगी, इसके अतिरिक्त शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा, समतावादी मूल्यों का विकास होगा इस योजना के अंतर्गत, प्लस सबसे बड़ी बात, बच्चों का पोषण स्तर सुधरेगा। तो पोषण स्तर सुधरेगा बच्चों का, कैसे सुधरेगा बच्चों को पोषण स्तर? आप भुखमरी रिपोर्ट देख लीजिए, आपको हम पढ़ाएंगे, उसमें 1 से 5 तक की कैटेगरी आप देख लीजिए। तो कहने का मतलब बच्चों का पोषण स्तर सुधरेगा। इसके अतिरिक्त बच्चे का जो है मानसिक विकास अच्छा होगा। क्यों? हमने आपको कल बताया था, रोटी कपड़ा और मकान तीनों क्या है, न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। तो ऐसी अवस्था में जिसके पेट में रोटी नहीं होगी, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं कि वो बैठ के बढ़िया तरीके से पढ़ लेगा? संभव नहीं है। तो खाना एक बेसिक जरूरत है, सोना एक बेसिक जरूरत है, इसलिए खाने और सोने में कभी भी आप लोग जो है समझौता मत करिए, क्योंकि खाएंगे नहीं सोएंगे नहीं तो सही से कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे, और जब तक आपका ध्यान नहीं लगेगा तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप अपने सोने में और खाने में कभी भी कोई समझौता मत करिए। 8 घंटे की नींद अगर लगती है तो 8 घंटा सो, कुछ 6 घंटे की नींद लगती है 6 घंटा सो। कुल मिलाकर खाने और सोने इन दोनों में कभी समझौता नहीं करने का। क्यों? क्योंकि उसके अतिरिक्त आप अगर 5 से 6 घंटे भी पढ़ते हो, एक साथ तो 5 से 6 घंटे पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ा ब्रेक करके पढ़ लो, 3 घंटे पढ़ लो,
उससे भी कम पढ़ लो, मगर जब पढ़ो पूरे तन मन से पढ़ो और पूरे ध्यान से ईमानदारी से पढ़ो और हर दिन पढ़ो। आपको इसका फर्क जो है कुछ दिनों में दिखने लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है मिड डे मील योजना में। इसके अतिरिक्त अभी आपका बजट आने वाला है, आर्थिक सर्वेक्षण आने वाला है, उसमें हम इस योजना के बारे में अन्य बातें भी आपको बताएंगे, आप लोग समझ लेना। वर्तमान में यूपी में देखा जाए तो एक करोड़ लगभग 1 करोड़, या आप ऐसे जनसंख्या में नहीं, अगर आप चाहें तो विद्यालय में लिख लो कि 1,68,000 विद्यालयों में चल रही है। और इसके अंतर्गत 1 करोड़ और 80 लाख के करीब स्टूडेंट इसमें शामिल हैं। स्टूडेंट या जो विद्यार्थी हैं इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। और इस योजना के अंतर्गत बच्चों के मानसिक विकास में, शिक्षा के विकास में, समतावादी मूल्यों में आपको परिवर्तन दिखेगा। तो मिड डे मील योजना जो है भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1995 को जो लाई गई थी उसका क्रम था। अब बस 2 मिनट में और हम ये समझ लेते हैं कि क्या भारत की आजादी से पहले भी ऐसी योजनाएं थी, क्योंकि अभी किसी परीक्षा में आया था कि सबसे पहले कौन से राज्य ने मिड डे मील जैसी योजना प्रारंभ की थी। तो जरा उसको भी हम समझ लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। देखिए भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। इससे पहले ये योजना आपको याद रखना है तमिलनाडु ने शुरू की थी। तब मद्रास कॉरपोरेशन ने ये योजना शुरू की थी। कॉरपोरेशन ने ये योजना शुरू की थी इस योजना को सबसे पहले। उसके बाद 1930 में इसमें पुदुचेरी ने शुरू की इसको। तब पांडिचेरी कहते थे, फ्रांसीसियों का एक उपनिवेश रहा है। तो पुदुचेरी ने इसको 1930 में शुरू की। आजादी के बाद 1962 में इसको फिर तमिलनाडु पहला राज्य बना जिसने लागू की। आजादी के बाद तमिलनाडु पहला राज्य बना जिसने मिड डे मील जैसी, मतलब कि दोपहर में भोजन बच्चों को देने की जैसी योजना का प्रारंभ किया। मिड डे मील जैसी की बात मैं कर रहा हूँ, मिड डे मील जैसी। तो पहला राज्य जिसने ये शुरू किया 1984 में केरल ने शुरू किया इसको। 1984 में केरल ने इस प्रकार की योजना शुरू की। और अंत में 15 अगस्त 1995 को भारत सरकार ने इसको शुरू कर दिया। और भारत सरकार ने इसको शुरू कर दिया जिसमें शुरुआत में 2000 ब्लॉकों में शामिल थी और 2004 से इसको पूरे भारत में लागू किया। इस योजना को पूरे भारत में लागू कर दिया। प्रारंभ में प्राइमरी स्तर पर ये योजना थी और 1 अक्टूबर 2007 से अपर प्राइमरी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि अगर पहला राज्य है तमिलनाडु लगा लेना, जिससे कि ये योजना का कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।